हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। आज का हमारा फॉलोइंग टॉपिक्स होने वाला है। पहला टॉपिक, आज हम बात करेंगे गैस, सॉलिड और लिक्विड यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी समझेंगे जो कि फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा, जो किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले ही सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर से अपनी कहानी आज की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार म्यूजिक हो जाए, और जब तक आप रेडी हो जाओ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इज दैट एवरीवन क्लियर? कैन वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक? कैन वी स्टार्ट आवर टॉपिक? या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर को समझना। यार मैटर तो बहुत प्रकार के होते हैं, हमने समझा है मैटर बहुत प्रकार के होते हैं, बट अगर उनको क्लासिफाई करके उनकी स्टेट के हिसाब से बोला जाए कि किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं एट आर रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हम सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे वो जिस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे उस स्टेट को हम बोलेंगे मैटर की स्टेट। तो फॉलोइंग मैटर की स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर तीन टाइप की होती हैं। पहला तो आ जाएगा, आपको सभी को मालूम है, सॉलिड, ठीक है। और ये सारी चीजों में एक बात ध्यान रखना कि ये सारी की सारी बातें हम रूम टेम्परेचर को लेकर के बात कर रहे हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा गैस। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी हम पढ़ेंगे, वो होगा आपका प्लाज्मा। सो ऑल थ्रू हम प्लाज्मा को थोड़ा आखिरी में लेंगे, एक दैट टी एंड ऑफ लेक्चर, क्योंकि प्लाज्मा थोड़ा सा ओवरऑल लेक्चर है, कंसीडर होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को पढ़ने के बाद, क्योंकि इनका एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्लाज्मा को समझने में रिक्वायर होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की हमारी कहानी सॉलिड से, और सॉलिड को हम समझेंगे एट आर रूम टेम्परेचर, या फिर कोई भी मैटर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्यों एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, और गैस के में करता है तो क्यों करता है। अब सोच करके एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि यार अगर ईटा सॉलिड है तो सॉलिड ही क्यों है, लिक्विड क्यों नहीं है? या आपका घर सॉलिड है तो सॉलिड ही क्यों है, ये गैस क्यों नहीं है? तो आप सोचिए, अगर ये पेन सॉलिड है तो सॉलिड ही क्यों है? एक बार सोचिए, हम आगे मूव ऑन करते हैं जब तक, ठीक है। चलिए जी, ये चीजें क्या हो गई, इसको थोड़ा सा साइड वाइज कर दिया जाए। एग्जैक्टली यार, सो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ें थोड़ा सा मैन्युफैक्चर में हो गई थी। अब हम समझेंगे व्हाट फैक्टर्स गवर्न्स द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कोई चीज़ें अगर सॉलिड में एग्जिस्ट कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, या मैटर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। इस चीज़ का आंसर आज हमको समझना है। तो चलिए समझते हैं यार कि कोई चीज़ सॉलिड में है तो क्यों है। तो एट आर रूम टेम्परेचर, हम सारी कहानी रूम टेम्परेचर को लेकर के बात करेंगे। ये चीज़ों को आप कंसिडर करके रखिए, क्योंकि हम पूरे के फिनोमेना जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो सारे के सारे आपके रूम टेम्परेचर पे होंगे, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम चीज़ों की बात करेंगे एट आ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या कोई और स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से चीजों का स्टेट चेंज हो जाता है। हम जस्ट नीचे समझेंगे, जब इसको थोड़ा सा और डील कर लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि कोई चीज स्टेट सॉलिड है तो क्यों है। सबसे पहले यही लिखते हैं यार, सॉलिड है तो क्यों है ये चीज को। तो सॉलिड है तो क्यों है, इसका साफ सा रीजन है दो चीजें, ठीक है। दो पॉइंट्स या दो मेन कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है आपका, जो सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं तो कोहेसिव फोर्स, SIV, कोहेसिव फोर्स। इसी फोर्स को अपन एक और नाम से जानते हैं जो कि इजी है इससे नाम,
वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर MOLECULA मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा जो मेन कारण है इन सभी के बीच में कोहेसिव फोर्स को छोड़ करके, वो है आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो चीजें हैं ऐसी जो पूरा का पूरा रूम टेम्परेचर पे किसी भी मैटर की स्टेट को गवर्न करती हैं कि कोई चीज सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या कोई और स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। ये कॉन्सेप्ट आता है ये दोनों चीजों से। ठीक है, हम टेम्परेचर का भी इफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेशर का भी इफेक्ट पढ़ेंगे, ये चीजें स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देती है। बट एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो मैटर को, तो ये दो चीजें हैं, एक तो कोहेसिव फोर्स आपका, और जिसे अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए इसी चीज को समझते हैं थोड़ा सा। हाँ चलो, तो सबसे पहले आता है कोहेसिव फोर्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा, आज का पेज छूटा हुआ है, अच्छा मजा आ गया। चलो, तो आज अपन थोड़ा थोड़ा एकदम खुल के लिख सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की, वो भी एक नए पेज से, ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके। चलो जी, हाँ, तो हमारा आता है कोहेसिव फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर MOLECULAR मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं। तो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो मैटर्स या फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम बोलते हैं, यूनिट ऑफ एनी मैटर। क्या है? यूनिट ऑफ एनी मैटर। अगर मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो क्या चीज है? जैसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी या लिविंग सेल, क्या है? लिविंग बॉडी क्या है? वो है सेल, यानी सेल को हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं। उसी तरीके से यूनिट ऑफ मैटर हम एटम को मानते हैं। हम चीजों को समझ चुके हैं पहले भी, फिर भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि एटम इज कंसीडर्ड टू बी द यूनिट ऑफ मैटर। और दूसरी चीजें जो इसमें कंसीडर होंगी एटम के अलावा, वो चीजें आपका आ जाएगा। और आयंस को भी हम स्मॉलेस्ट यूनिट्स के रूप में मानते हैं। और इसके अलावा हम एक चीज और कंसीडर कर लेते हैं, कई बार आयंस हो गए या मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। तो ये चीजें हैं जो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, और इन यूनिट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, यानी एक ये एटम है और एक ये एटम है, ये एटम इसको अपनी ओर खींचेगा और ये एटम ये अपनी ओर खींचेगा, यानी ये एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक दूसरे के लिए पैदा हो रही है, इस इंटरेक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करे, जो उनको पास पास रखे, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है। समझ आई कहानी? ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझा हमने। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करे और उनमें एक बॉन्डिंग को प्रमोट करे। हम क्या लिख रहे हैं? बॉन्डिंग को प्रमोट करे, यानी बॉन्डिंग को एग्जिस्ट करने में मदद करे, वो आएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर ये चीजें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करे, यानी एटम, ये तो हमारा बोला कि इंटरेक्शन के लिए चीजें हैं, बट अगर उनके बीच में एक्सट्रैक्शन हो, मतलब एक तरीके से वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, तो उसके लिए सेकंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखना चाहोगे कोई? ठीक है, चलो लिखो। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स, attraction force which is exist in between, which is exist in between, between को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ना, between, which is exist in between two molecules or atom। ठीक है, two molecule, two और मोर लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। टू और मोर मॉलिक्यूल्स और एटम्स।
ठीक है, एटम्स में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है, आयंस में भी हो सकता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर इसी को एक और वर्ड से जाना जाता है कोहेसिव फोर्स। यानी आप बुक में आपको बार बार ये वर्ड कोहेसिव मिलेगा, बट आप 11th में जब जाओगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, समझ आया होपफुली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को पास पास लाता है और उनको जोड़ के रखता है और उनको फिक्स करने की कोशिश करता है। ठीक है, बट इसी के अगेंस्ट में एक फोर्स जो लगती है जिसे अपन काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। कौन सा फोर्स है, कलर चेंज करें, कौन सा ले, कौन सा ब्लू लेते हैं, चलो। ऐसा एक फोर्स है जिसको अपन काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। वो उस फोर्स को, वो काइनेटिक एनर्जी का फोर्स एक काम क्या करता है, इन चीजों को अलग अलग करने का काम करता है। देखो, एक जोड़ने का काम करेगा और दूसरा तोड़ने का काम करेगा, तभी तो चीजों का स्टेट चेंज होगा। कोई सॉलिड होगा, कोई गैस होगा, कोई लिक्विड होगा। अब हम चीजें समझेंगे इनको इस कवर करने के बाद टॉपिक की आखिरकार ये काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स किस तरीके से इफेक्ट करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को। तो चलिए समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी को हम केई के थ्रू भी डोनेट करते हैं, कई बुक्स में केई सिर्फ लिखा रहता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक अप्लाइड एनर्जी है या फिर एग्जिस्ट एनर्जी है। क्या लिख सकते हैं, एग्जिस्ट एनर्जी है जो कि टू मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो कि TWO होता है। TWO, टू मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में एग्जिस्ट करती है। और अपन एटम लिख सकते हैं, एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो कि उन्हें क्या करती है, एक दूसरे से दूर करती है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में, होता क्या है, एक चीज समझो। ठीक है, हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी में होता क्या है। देखो, मान लो आपके पास एक ये एटम है और कोई एक और कलर का मान लेते हैं, व्हाइट कलर का ही मान लेते हैं। एक दूसरा एटम ये है, ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अब होगा क्या, अब इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगी जो इन्हें एक दूसरे के पास ले जा रही होगी, येलो वाली। और एक क्या होगी, एक ऐसी फोर्स होगी जो इनको दूर भी ले जा रही होगी। यानी एक फोर्स क्या होगी, इसे रिपेल कर रही होगी, जा तुम मुझसे दूर भाग। यानी एक इधर साइड धक्का लगा रही है, एक इधर साइड लगा रही है। बट ये जो बीचों बीच एक फोर्स लग रही है, ये एक इंटरेक्शन फोर्स है। ये वाली फोर्स क्या है, ये वाली फोर्स क्या है, इनके बीच में एक बॉन्डिंग फोर्स है। अब देखो यहाँ क्या काइनेटिक एनर्जी और जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो किस तरीके से काम करेगा। अब जो ये येलो वाली चीजें हैं, ये क्या करेंगी, ए और बी को पास पास लाने की कोशिश करेंगी। और ये जो ग्रीन वाली चीजें हैं, ये काइनेटिक एनर्जी की तरह बिहेव करेंगी और ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की तरह वर्क करेंगे, यानी चीजों को दूर दूर ले जाएंगे। चीजें समझ आई, चलो ठीक है। अब एक चीज और समझो इसमें, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आखिरकार वर्क कैसे कर रही है, चीजें आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, हम सिंपल समझ सकते हैं। ये क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या कर देती है, एटम को या मॉलिक्यूल को एक्साइटेड कर देती है। एक्साइटेड मतलब उनके एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। अब देखो, आप अपने क्लास पे कोई लंच के बाद क्या होता है, लंच के बाद सभी खाना पीना खा लेते हैं। अब लंच के बाद खाना पीना खाने के बाद ले हुड़दंग, क्योंकि एनर्जी आ गई है, आप एक्साइटेशन स्टेट में चल देते हो क्लास में, ठीक है, और खूब खेलते हो, खूब कूदते हो। बट जैसे ही आपका एंड ओवर आ जाता है या फिर आपके जब छुट्टी होने वाली रहती है, तो आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, क्योंकि अब फिर से भूख लगाई, ठीक है, लंच में कितना खाया, थोड़ा सा ही तो खाया। अब इसके बाद फिर से एनर्जी खत्म हो गई, तो आपकी एनर्जी लेवल घट गई, तो उस समय आप शांत बैठ गए। पर लंच खाते ही लंच में आप एकदम हुड़दंग कर देंगे, एक्साइटेशन स्टेट पे आ गए। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर एक मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, इनके बीच में जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे बनती है, ये चीज समझो। देखो, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है,
ठीक है, तीसरा एटम ये एटम आया, इसको कोलाइड किया तो होगा क्या, इसके पास मान लेते हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी, 1 काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, कोई यूनिट है इतनी एग्जिस्ट करे, तो ये इससे टकराया तो ये कुछ अपना 0.3 काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये इससे टकराया तो ये अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी। अब ये इससे टकराए, इसको अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, और इससे टकराया तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई। मतलब ओवरऑल एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे एटम से चौथे एटम में एनर्जी ट्रांसफर होते रहती है। अब एनर्जी के ट्रांसफर होने से क्या होता है, एक एक्साइटेशन सा बन जाता है, सारे के सारे एटम्स की एनर्जी ओवरऑल बढ़ जाती है। कई एटम क्या होगा, मान लो इसमें बहुत सारे, एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उसमें बहुत सारे एटम्स इस तरीके से शांत बैठे होंगे, उनके पास ओवरऑल न्यूट्रल स्टेट में होंगे, वो शांत शांत। आपके कुछ क्लास के बच्चे होते हैं ना जो एक हाईली इंटेलिजेंट टाइप के या बोरिंग टाइप के होते हैं, वो एकदम शांत शांत बैठे रहते हैं। बट आप जब हुड़दंग करते हो तो इनका प्रभाव, आपका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, वो भी हल्ला करने लगते हैं, होता है। तो इसी तरीके से ये एक्साइटेशन में आ गया, ये एक्साइटेशन में आ गया, तो अब ये इनकी एनर्जी ओवरऑल आप समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। हम मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। बट ये इससे टकराएगा तो ये कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल 0.1 ही जाए ट्रांसफर करे, बट कर देगा ट्रांसफर। इसके कारण ये भी थोड़ा बहुत एक्साइटेशन में आ जाएंगे। तो एक्साइटेशन में आने से क्या होता है, ये एटम एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ये जो एटम एक साथ हैं ये दूर दूर भागेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये एटम इधर भागेगा, ये इधर एटम इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर। तो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं। समझ आई कहानी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे भाग काम कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने शांत होकर के सुनो। काइनेटिक एनर्जी में समझा क्या कि ओवरऑल पूरे सिस्टम में थोड़ी बहुत एनर्जी रहती ही है। अब जैसे ही एनर्जी एक एटम दूसरे एटम के साथ टकराया, मान लेते ये चीजें इसके साथ टकराई तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। अब ये किसी और, ये थर्ड है, इसके साथ टकराए, ये इसने इसको अब एनर्जी ट्रांसफर। तो ओवरऑल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल या पूरा का पूरा मैटर ही के एटम्स एक्साइटेशन में आ जाते हैं। अब एक्साइटेशन में आ जाएंगे तो होगा क्या, वो एटम एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, क्योंकि हमने समझा है कि काइनेटिक एनर्जी करता क्या है, काइनेटिक एनर्जी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट या दूर दूर करता है। एक ऐसा फोर्स है या एक ऐसी एनर्जी मान सकते हैं, फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोर्स भी क्या है, एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है। एनर्जी जहां है वहां फोर्स पैदा हो जाएगा। समझ आई। तो एक ऐसा फोर्स या एक ऐसी एनर्जी है जो चीजों को दूर करेगी। ठीक है, क्या करेगी, रिपेल करने में मदद करेगी, रिपेल करेगी या एक्साइट करेगी, एक्साइटेड करेगी। तो ये चीजें यहां होगा। समझ आई। ओवरऑल ये चीजें यहां होंगी। तो हमने समझा काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का यहां क्या रोल है। तो ये चीजें अगर समझ आ गई हो तो हम आगे के टॉपिक्स को डील करते हैं। यहां देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना काइनेटिक एनर्जी को दबाता भी है। ठीक है, और कई बार काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऊपर हावी हो जाती है। तो ये एक दूसरे के ऊपर रूम टेम्परेचर में इधर उधर होते रहते हैं, और जिसके कारण मैटर की एक स्टेट बनती है। ठीक है, हम इस चीज को और डिटेल में समझते हैं इसी लेक्चर के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करें। यहां तक का टॉपिक हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो पीडीएफ, इसका नोट्स का पीडीएफ मिल ही जाएगा आपको, पीपीटी, और उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं। और पासवर्ड है पीडीएफ का जेपी वर्ल्ड, तो आप पीडीएफ खोलने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हम आगे टॉपिक में कंक्लूड करते हैं और मूव ऑन करते हैं। तो अब देखो, सॉलिड है तो कोई चीज सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो क्यों चीज लिक्विड क्यों है। अब इस चीज को थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करते हैं। मान लो ये आपके पास एक प्लेट है। ठीक है, कलर चेंज कर लूं क्या, चलो कर लेते हैं, क्या कर लें, ब्लू कर लेते हैं, आज ब्लू है, पानी पानी। ये मान लेते हैं आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड प्लेट, एक सॉलिड प्लेट है। अब सॉलिड प्लेट को जैसे ही आप उठाते हो तो आप देखते हो कि उसको ऐसे दबाने के होते हुए कंप्रेस करते हो तो वो चीजें कंप्रेस नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो सॉलिड है। तो अब होगा क्या,
तो इनके अगर मैं एक एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे एटम्स को एक एक करके ले लूं ये जो प्लेट में है और इनको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से इलस्ट्रेट करके देखूंगा तो ये चीजें मुझे कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सारे के सारे क्लोजली बैंडेड हैं या क्लोजली एक दूसरे से प्रेजेंट हैं। इसके कारण आप इनमें देखोगे कि इनमें जो गैपिंग है वो बहुत कम है। क्या है, यहां मैं बोल सकता हूं गैप्स क्या है, बहुत लो हैं। चीजें समझ आई, गैप्स क्या है, बहुत ज्यादा लो है। अब इसी के साथ साथ हम गैप भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखो यहां ये चीजें पास पास क्यों हैं, हमने चीजें ऊपर समझी थी अभी जस्ट कि पास पास चीजें किस कारण से आती है। दो कारण से हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी और एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो दोनों में से कौन सा है, ए एंड बी, ठीक है, बी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण चीजें पास पास आती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण चीजें एक्साइटेड में आ जाती है और जब चीजें एक्साइटेड में आ जाती हैं तो एक दूसरे को मारती हैं, ठीक है। जब दो मतलब एक रूम है, वहां पर से रूम में बहुत लोग आग बबूला हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ने के लिए आ जाएंगे, तो अब वहां क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक दूसरे को मारना लोग चालू कर देते हैं। बट यहाँ क्या है, जब चीजें स्टेबिलिटी की ओर आने लगती हैं तो शांत एक जगह स्टेबल हो जाते हैं, रुक जाते हैं और उस समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चालू हो जाता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो चलो ज्यादा फालतू की बकवास नहीं, इधर साइड देखो तो यहां पर गैपिंग बहुत लो है, इसका मतलब है यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। चलो हाँ या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक चीज अपने को देखने को मिला यार, सॉलिड में होता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में हम समझ सकते हैं यार काइनेटिक एनर्जी जो है, यहां पास रब कर दूं क्या इसको, चलो गलत हो गया, चलो ठीक है। यहां काइनेटिक एनर्जी, एक तो पॉइंट ये अपने को मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लो होती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं इसको आपको ऊपर में एक नोट पॉइंट की तरह भी लिखा देता हूं, यहां जगह है, इसको आप नोट लिख लो, ठीक है, नोट पॉइंट बना के लिख लो। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जस्ट अपोजिट काम करेगी, ये चीज को ध्यान रखना। यानी काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा फोर्स उतना ही कम अपने को देखने को मिलेगा कि चीजें स्ट्रांग हैं, चीजें स्ट्रांग है। यानी अगर मैं बात करूंगा गैस की तो वहां काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है यार, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, यानी आपको कुछ सिंपल सी बात समझ आ जाएगी, उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर इंटरेक्शन पास पास होता तो वो सॉलिड बन जाते ना। देखो उस गैस में भी तो एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स हैं, मीथेन के एटम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग गैसेस हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सारी की चीजें के गैस के एटम्स हैं। अब ये एटम्स अगर इनके बीच में इंटरेक्शन पास पास होता तो ये एक सॉलिड बना लेते हैं, बट इनमें इंटरेक्शन है ये नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा भरी पड़ी है और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा पड़ी है तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं, और दूर दूर है यानी गैस के फॉर्म में। जिसमें ज्यादा स्पेस है, सबसे ज्यादा स्पेस वो गैस है, ठीक है। हम इसको और ज्यादा डिटेल में 1 बाय 1 लेंगे, बट अभी एक टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं 25 मिनट के टारगेट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकेंड चीज समझो, हमने लिक्विड के लिए क्या लिया यार, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई तो लिक्विड के लिए बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। कलर कौन सा, रेड, पिंक, ये लड़कियों का कलर है यार, चलो लड़कियां भी हैं पढ़ रही हैं, चलो तो कोई बात नहीं। तो लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में मान लो आपके पास वाटर है, वाटर 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 वाटर, हरा कलर का शरबत मान लो, वाटर ही मान लो, चलो कुछ भी मान। अब इनके बीच में देखोगे आपको, अगर इसको जूम करूं, क्या जूम करके देखना है, चलो ठीक है। देखो इसके बीच में देखो, आपको और जूम करूं, ठीक है, आप चीजें दिख रही हैं, थोड़ा साइड करूं, अच्छा जी, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ। अब देखो चीजों को क्या हो रहा है इनके बीच में, इसमें हो क्या रहा है कि ये एक एटम ये है आपके पास, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। अब इसमें जो आपको रेड लाइन ये दिख रही है ना, ये वाली जो रेड लाइनें हैं,
इनके देखो, इनके बीच में ये दिखा रही है कि यार इंटरेक्शन फोर्स किस तरीके, इनमें रिपल्सन हो रहा है, और ये जो रिपल्सन है ये काइनेटिक एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। समझ आई कहानी? यानी यहाँ काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, मोर लिख सकते हैं। ठीक है, मोर है यानी ज्यादा है। और यहाँ देखो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा, या सॉरी, इसमें जो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, रेड रेड जितना दिख रहा है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और देखो गैप भी बहुत ज्यादा है, गैप ज्यादा, इतना बड़ा भाई गैप, इतना बड़ा गैप या। और आप इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर दिखाऊं कि सॉलिड में देखो यार कि इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। ये जो ये चीजें दिख रही है ना, ये इंटरेक्शन फोर्स को दिखा रही हैं। इसमें गैपिंग बहुत कम है, ये देखो यूनिफॉर्म गैपिंग है, थोड़ा 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 थोड़ा, बट इसमें गैपिंग देखो ज्यादा है। चीजें समझ आई? यानी इसमें तो यार गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, मोर है, और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। ये चीज तो ये भी समझ आ गई। तीसरी चीज क्या समझ आ गई कि यार हमने जब बोला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? लो है, हम लिख सकते हैं। चीजें समझ आई इंटरमॉलिक्यूलर? अब इसको छोटा करते हैं। ठीक है, मेरे को लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि ये मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा ही बड़ा है। चलो ठीक है, छोटा सा और छोटा। आप सही है? आप पढ़ना है? हाँ सही है। समझ आई? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां देखने को मिला कि यार बहुत ही कम है। तो ये चीज याद देखो, यहां गैप बहुत ज्यादा है। क्या है? गैपिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैपिंग है। और गैपिंग अगर ज्यादा है तो देन उस समय समझ जाओ कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही गैपिंग बढ़ती है। अगर गैपिंग कम करना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसी चीज को गैस में देखो यार, गैस में तो जूम करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कर भी कर ले, फिर भी कर ले। चलो इतने में ही देख लेते हैं। देखो यार, ये गैस का ये एक मॉलिक्यूल है, गैस का एक ये मॉलिक्यूल है या एटम मान लो। इनके बीच में देखो वाइब्रेशन स्टेट कितना ज्यादा है, या फिर ये एक दूसरे से कितना कितना दूर है। इसमें देखो कितना बड़ा गैप है यार, गैपिंग बहुत ज्यादा ही बड़ा है। और जितनी बड़ी गैपिंग, गैप जितना बड़ा, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी, उल्टा लिख दिया क्या? चलो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। ठीक है, गैप ज्यादा यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IF लिख दूं, समझ जाओगे ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम। ये चीजें समझ आ गई कि गैपिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? मैटर की स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि सॉलिड में हमने देखा यार गैपिंग बहुत कम है। ठीक है, इसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा है। और इसमें जो आपको लिक्विड में देखने को मिलेगी, तो आपको सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर लिक्विड में देखने को मिलेगा, फिर गैस में देखने को मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी जस्ट उल्टा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होगी। ठीक है, गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। यानी हम बोल सकते हैं कि इनमें गैप क्या है? लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड में आप बोल सकते हो यार गैप मॉडरेट अमाउंट में है। मॉडरेट, MODRATE, मॉडरेट अमाउंट में, यानी एकदम मिनिमम, मतलब ना ज्यादा है ना कम है, ऐसा है लिक्विड का स्टेट। इसलिए आपको लगेगा कि लिक्विड थोड़ा सॉलिड भी है यार, थोड़ा कॉसी टाइप का है, यानी कॉसी, या बोल सकते हो आप इसका विस्कोस है। ठीक है, विस्कोस है यानी थोड़ा सा स्लिपरी टाइप का है। बट गैस तो यार पकड़ भी नहीं सकते, पानी को हम टच तो कर सक रहे हैं यार, अपनी फिजिकली फील कर पा रहे हैं, पर सॉलिड को तो हम फिजिकली पकड़ भी सकते हैं, ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझा गैप के कारण कि यार गैप भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और गैप बनता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। एक यहाँ पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर से क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है। चलो, तो क्वेश्चंस को हम अगले वाले आने वाले लेक्चर्स पे अटेंड करेंगे। तो आप अभी छोटे से मुन्ने से छोटे हमारे भाई बहन हो, तो अभी फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर आपको सहन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मैं जान गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो पे हम मिलेंगे इसी क्वेश्चंस को डील करने के साथ साथ, और क्वेश्चन को
एक बार करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में एक आपको क्वेश्चन पिन अप मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई और अटेम्प्ट कर दिया और चल जाएगा, आपको फिर से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। मैं चाहता हूँ कमेंट में आपसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बाकी लाइक सब्सक्राइब मुझे नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और जय भारत। बस पढ़ते रहिए, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं।